स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बीएससी बीएड और जनरल बीएससी के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी की क्लास में ये जो कॉमन टॉपिक है वो बीएससी जनरल बीएससी और बीएससी बीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वुड कास्ट के बारे में हम सामान्य डिस्कस करेंगे आज कि कास्ट होती क्या है, वुड किसको कहते हैं, ये वुड कितने प्रकार की होती है। आपने पहले कहीं पढ़ा होगा कि एक हार्ड वुड होती है, एक सेफ वुड होती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, नॉन पोरस वुड होती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की कास्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक कास्ट का है ये मूल रूप से पादपों के स्टेम और रूट से संबंधित है और जिन पादपों में सामान्य तौर पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। कौन सी ग्रोथ हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। उस समय जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं उस टिश्यू से कास्ट विकसित होती है, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए इन पादपों से कास्ट नहीं के बराबर होती है। कास्ट लकड़ी जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर फर्नीचर बनाने में काम करते हैं, पैकिंग के लिए काम करते हैं। तो हमें कौन सी फर्नीचर की, कैसे फर्नीचर की दरवाजे की आवश्यकता है या किसी अन्य की आवश्यकता होती है, डेकोरेशन के लिए काम में ली जानी है, तो उसके आधार पर हम कास्ट को अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। कौन सी होती है उसके आधार पर साइंस इस कास्ट को अलग तरीके से देखता है कि हमने सॉफ्ट कास्ट ली, ये आसानी से उसको हम सील सके, उसका फर्नीचर बना सकते। एक हार्ड होती है जो कठोर होती है, तो उसमें से हम किसका सेलेक्ट कर रहे हैं? सॉफ्ट का करेंगे या आवश्यकता पड़ने पर हार्ड का करेंगे। तो वो हार्ड कास्ट कहाँ से बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, इसके बारे में हम इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ का मुख्य कारण क्या होता है? एडा, या हम उसको नाम देते हैं कैम्बियम। इस कैम्बियम की एक्टिवेशन या सक्रियता के आधार पर कास्ट डेवलप होती है। जब कैम्बियम सक्रिय होगा तो सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करेगा, वो ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का सामान्य सा हम समझे तो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होती है, तना मोटा होता है तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ से। लेकिन वो बना क्यों, उसकी चौड़ाई में वृद्धि हुई क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी टिश्यूज बने, द्वितीय ऊतक बने, और वो द्वितीय ऊतक किसकी सक्रियता से बने? कैम्बियम की। इसका मतलब जितनी प्रकार की कास्ट पाई जाती है वो सभी कास्ट कैम्बियम की अति सक्रियता या कम सक्रियता के फलस्वरूप विकसित होती है। सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्स्ट्रा स्टीलर बाह्य रंध्रीय और दूसरी होती है स्टीलर रंध्रीय वाली। जब कास्ट की बात करें तो वो सीधा सा जाइलम को इंगित करता है। इसका मतलब हम स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के जाइलम में होने वाली वृद्धि और उससे निर्मित होने वाली संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो कास्ट है वो किसको निरूपित कर रहा है? मुख्य रूप से जाइलम, फ्लोएम को नहीं कर रहा है, जाइलम को कर रहा है। तो सेकेंडरी जाइलम ही कास्ट का निर्माण करती है। स्तंभ की या मूल की जब ग्रोथ होती है उसमें कैम्बियम अपनी भूमिका निभाता है। कैम्बियम की अति सक्रियता होगी तो एक अलग प्रकार की कास्ट निर्मित होती है, यानी जाइलम निर्मित होते हैं। और जब कैम्बियम की सक्रियता कम होती है उस समय एक अलग प्रकार की कास्ट बनती है। सामान्यतः जलवायु का प्रभाव इस कैम्बियम की सक्रियता पे सबसे अधिक पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वातावरण परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यू ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उस क्षेत्र में कैम्बियम की सक्रियता प्रभावित होती है, लेकिन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। लेकिन टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन या जलवायु में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कैम्बियम में स्पष्ट सक्रियता देखी जाती है। जब कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है,
सामान्य तौर पर वसंत ऋतु में। उस दौरान कैम्बियम से निर्मित होने वाले इस जाइलम को अर्ली जाइलम कहते हैं। क्या नाम देंगे? अर्ली जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम के बारे में ही बात करेंगे। ये अर्ली जाइलम बना क्योंकि ये वसंत ऋतु में अथवा स्प्रिंग सीजन में बना हुआ है, इसलिए इस कास्ट को, इस जाइलम को स्प्रिंग वुड के नाम से जानते हैं। अर्ली वुड या अर्ली जाइलम कहेंगे। दूसरा, जब शीत ऋतु आती है उस समय कैम्बियम की सक्रियता कम होती है, उस दौरान जो जाइलम बनते हैं वो कम चौड़ाई का बनता है। तो इस प्रकार के जाइलम को हम नाम देते हैं लेट वुड, लेट जाइलम या ऑटमन वुड। स्प्रिंग वुड और ऑटमन, वसंत और शीत कास्ट, दो प्रकार की कास्ट बनी जो मूल रूप से है क्या? जाइलम का भाग है। एक अधिक सक्रियता के फलस्वरूप बना है, एक कम सक्रियता के फलस्वरूप बना है। अधिक सक्रियता के फलस्वरूप बना हुआ जाइलम अधिक चौड़ाई युक्त होता है और कम सक्रियता से बना हुआ कम चौड़ाई युक्त जाइलम वलय पाई जाती है। इस पूरी वलय को एक वार्षिक वलय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? वार्षिक वलय। नेक्स्ट ईयर फिर इसकी सक्रियता के फलस्वरूप और वार्षिक वलयों का निर्माण होता रहेगा। इस प्रकार से कैम्बियम की निरंतर सक्रियता के फलस्वरूप इन वार्षिक वलय, जिसमें स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड को शामिल किया जाता है, लगातार बनती रहती है। ये एक कोसेंट्रिक टाइप की या सकेंद्रीय वलय होती है। क्या नाम देंगे इसको? वार्षिक वलय। कौन कौन सी होती है? वसंत कास्ट और शरद कास्ट। तो इक्वल टू होता है वसंत कास्ट और प्लस शरद कास्ट। शरद कास्ट हमेशा ऐदा की कम सक्रियता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और इसकी चौड़ाई हमेशा कम होती है। वसंत कास्ट ऐदा या कैम्बियम की अधिक सक्रियता से होती है और इसकी चौड़ाई अधिक होती है। इन वार्षिक वलय को काउंट करके हम प्लांट की आयु को ज्ञात कर सकते हैं कि प्लांट कितने वर्ष पुराना है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ पहले साल के बाद में होती है, तो 1 या 2 साल के बाद में होती है। तो 2 साल को हम इसके साथ में जोड़ देते हैं। किसके साथ में? वार्षिक वलय की। इन वार्षिक वलय को गिन करके पादप की आयु ज्ञात की जाती है। इस विज्ञान को या वनस्पति विज्ञान की शाखा को डेंड्रोक्रोनोलॉजी नाम देते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी है क्या? ये वृक्ष कालानुक्रमण, जिसके अंतर्गत वार्षिक वलय की संख्या को ज्ञात करके पादप की आयु ज्ञात की जाती है। सिको या डेंड्रोन, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इस पादप की आयु डेंड्रोक्रोनोलॉजी के आधार पर 3500 वर्ष मानी गई है। इसके जिस तने का भाग लिया गया था उस तने का व्यास ही 5 से लगा करके 6 मीटर का था। डायमीटर कितना है? 5 से 6 मीटर। इसमें जो वार्षिक वलय को काउंट की गई तो किसके आधार पर हुआ कि ये लगभग 3500 वर्ष पुराना पादप है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। तो इस वार्षिक वलय के आधार पर कास्ट का जो पहला प्रकार है वो स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड, वसंत कास्ट, और सेकंड नंबर कौन सा हुआ? शरद कास्ट। शरद कास्ट को हम समर वुड भी कह सकते हैं, लेट वुड भी कह सकते हैं या शरद कास्ट भी कहते हैं। इसको स्प्रिंग वुड कहते हैं, अर्ली वुड कहते हैं, वसंत कहते हैं। इसकी वाहिकाओं की चौड़ाई होती है वो अधिक होती है, तो चौड़ाई अधिक होती है, जबकि इसकी चौड़ाई कम होती है। सामान्य तौर पर स्प्रिंग वुड है और ऑटमन वुड है, वे मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि हम बात कास्ट की करें और कास्ट वायिका वायनिका अर्थात जाइलम वायिका वायनिका, जाइलम मर्दूतक और जाइलम डर्डोतक से बना होता है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से कास्ट वुड के लिए जो उत्तक
प्रयुक्त किए जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो एक तो होती है वाहिकाएं और दूसरी होती है वाहिनिकाएं। वाहिकाएं वेसल्स, वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स। तो किसके बारे में बात करें? वाहिका, वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में बात करें। वेसल्स की चौड़ाई कितनी होगी? यदि कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव है तो चौड़ाई अधिक होती है, इसका मतलब इस प्रकार का बड़े आकार की स्ट्रक्चर बनेगी। और यदि कैम्बियम कम एक्टिव है उस कंडीशन में इसकी कम चौड़ाई युक्त वाहिकाएं बनेगी। जब किसी कास्ट के अंतर्गत कम चौड़ाई की वाहिकाएं होगी तो एक दूसरे के पास में सघनता ज़्यादा होगी, और जब अधिक चौड़ाई की वाहिका बनी तो सघनता कम होने के कारण वो छिद्रमय होती है। इसके आधार पर हम कास्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पोरस देन नॉन पोरस, छिद्रमय और अछिद्रमय। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स पाई नहीं जाती है। पोरस और नॉन पोरस या वुड की पोरस कंडीशन वेसल्स के आधार पर डिपेंड करती है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स या वाहिकाएं नहीं पाए जाने के कारण जिम्नोस्पर्म की वुड होगी, कास्ट होगी, वो नॉन पोरस होगी, अछिद्रमय, जैसे पाइनस की वुड है, देवदार की है। जबकि एंजियोस्पर्म में चूंकि वाहिकाएं पाई जाती है, इसके कारण पोरस वुड है वो दो टाइप्स होती है, रिंग पोरस देन डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस किसको कहते हैं, डिफ्यूज पोरस किसको कहते हैं? जब वाहिकाएं कम चौड़ी होती है तब उसको नाम देते हैं रिंग पोरस। जैसे मोरस के अंदर पाई जाती है, टमेरेक्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन जब वाहिकाएं कम अधिक चौड़ाई की और फैली हुई है तब हम इस प्रकार को नाम देते हैं डिफ्यूज अथवा पोरस प्रकार की। जैसे अकेसिया की है, मैंजीफेरा इंडिका की वो वुड है, वो कौन सी प्रकार की होती है? डिफ्यूज प्रकार की। मोरस की, टमेरस की होती है वो रिंग पोरस अथवा छिद्रमय पोरस होती है। तो नंबर फर्स्ट है कि जो कैम्बियम का वुड का जो प्रकार है वो वेसल्स की चौड़ाई के आधार पर और वेसल्स की प्रेजेंस के आधार पर दो प्रकार की होगी, पोरस देन नॉन पोरस, और पोरस भी दो टाइप्स की होगी, रिंग पोरस और सेकंड नंबर का होता है डिफ्यूज पोरस प्रकार की। वुड को जो दूसरा टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं उसको नाम देते हैं सेप वुड, या इसको कहते हैं रस कास्ट। होती क्या रस कास्ट? तो जब जाइलम का निर्माण होना प्रारंभ हो रहा है तो ये कैम्बियम है और कैम्बियम के साथ में यहाँ पे जाइलम बन रहा है। जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा वैसे वैसे उससे पूर्व में निर्मित होने वाला जाइलम धीरे धीरे केंद्र की ओर चलता जाएगा और नया बनने वाला जाइलम परिधि की ओर स्थित होता है। तो दो समूह बन जाते हैं, एक हल्के रंग का, एक गहरे रंग का। सबसे पहले बात करते हैं सेपवुड की। जो नवनिर्मित हैं, जो अभी अभी बना हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, उस नवनिर्मित जाइलम को, सेकेंडरी जाइलम को सेपवुड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रकार के वसंत कास्ट में भी बनता है और दूसरा पतझड़ कास्ट के अंतर्गत या फिर शरद कास्ट के अंतर्गत भी बनता है। तो ये कौन सा हुआ? नवनिर्मित सेकेंडरी जाइलम। क्योंकि इस प्रकार के जाइलम में अभी भी लेटेस्ट बना हुआ है, इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के संग्रहकारी पदार्थों का जमाव नहीं होता है। फलस्वरूप इसका जो रंग होता है वो हल्का होता है। जबकि जैसे जैसे इस वुड का निर्माण होता जाएगा, सेकेंडरी वुड बनती जाएगी, जाइलम बनता जाएगा, तो पहले वाला जाइलम वो केंद्र की ओर खिसकता जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि इन जाइलम, जैसे ये वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं, इसके पास में मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन मर्दूतक कोशिकाओं में बहुत अधिक मात्रा में संग्रहकारी पदार्थों का जमाव हो जाता है, जैसे टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, इत्यादि प्रकार का। इसके साथ साथ में इस मर्दूतक कोशिकाओं से निर्मित होने वाली विशेष
प्रकार की संरचना है जो वाहिका में उपस्थित छिद्रों के द्वारा वाहिका या वाहिनिका में जाकर के गुब्बारों के समान फूल जाते हैं। इन फूली हुई संरचना को टाइलोसिस कहते हैं, टाइलोसिस। और टाइलोसिस के अंतर्गत ये संग्रहकारी पदार्थ भी जमा होना प्रारंभ हो जाता है। टाइलोसिस का आकार बढ़ने के कारण और एक से अधिक टाइलोसिस निर्मित होने के कारण वाहिका और वाहिनिकाओं की अंदर की कैविटी है वो पूरी भर जाती है। फलस्वरूप इससे अब जल परिवहन अथवा खनिज लवणों का परिवहन नहीं होता। जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन होना, लेकिन यहाँ पे जल का परिवहन नहीं हो रहा है, अर्थात ये मूल रूप से निष्क्रिय हो जाती है। इसका मतलब केंद्रीय भाग में उपस्थित जितना जाइलम है वो टाइलोसिस के निर्मित होने के कारण पूर्ण रूप से इनएक्टिव हो चुका है। इसके साथ साथ में और ऊपर से दबाव पड़ने के कारण उसकी वाहिका में धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है, एक दूसरे के पास में कॉम्पैक्ट कंडीशन में आ जाती है। फलस्वरूप इसका रंग गहरा हो जाता है। इस गहरे रंग की इस वुड को नाम देते हैं हार्डवुड, हार्डवुड या अंतःकाष्ठ। अंतःकाष्ठ का मतलब होगा इसका आंतरिक भाग, जाइलम का आंतरिक भाग। क्या क्या उपस्थित है इसका रंग कैसा होगा? रंग हमेशा गहरा होगा। आपने देखा होगा बबूल की लकड़ी को जब काटते हैं तो केंद्रीय भाग में गहरे रंग की स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसके ऊपरी भाग पर इसके हल्के गहरे रंग की दिखाई देती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो जाइलम का है, लेकिन इसके अलावा भाग है वो बिल्कुल हल्के रंग का है। ये काले रंग का है तो ये पूर्ण रूप से ब्राउन कलर का हो जाता है। वो फ्लोएम का भाग है, दूसरा भाग है। जो कास्ट है वो कौन सी? ये भाग है। इसका केंद्रीय भाग जो बहुत अधिक गहरे रंग का है वो अंतःकाष्ठ है, वो निष्क्रिय जाइलम का से निर्मित है, जबकि इसके बाहर की और हल्के काले रंग की स्ट्रक्चर है वो रस काष्ठ की है, वो सक्रिय जाइलम युक्त होती है। तो रंग कैसा हो जाएगा इसका? रंग हो जाएगा इसका गहरा। इसमें क्या होगा? इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण होता है, जैसे रेजिन, टेनिन, सुगंधित पदार्थ, सुगंधमय और गोंद जैसे भागों का संग्रहण होता है। चंदन की लकड़ी जो कि सुगंध में होती है वो कौन सा भाग है? अंतःकाष्ठ का भाग है। जबकि जिस भाग के अंदर सुगंध नहीं आ रही है वो रसकाष्ठ का। सागवान के अंदर सुगंध आती है, कौन सा भाग है? अंतःकाष्ठ का, क्योंकि इसमें सुगंध में पदार्थों का संग्रहण हो रखा है। क्योंकि इसमें टेनिन और रेजिन भी पाया जाता है और ये पदार्थ विभिन्न प्रकार के पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, इसलिए अंतःकाष्ठ कभी भी पीड़क जैसे दीमक है से प्रभावित नहीं होती। कई बार देखा होगा आपने कि एक छोटी सी लकड़ी है, इसमें से छिद्र बना हुआ ऊपरी भाग से और इस छिद्र से एक पाउडर नुमा संरचना बाहर निकल रही है। जब हम इस भाग का अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें ये छिद्र केवल एक निश्चित क्षेत्र तक दिखाई देता है, इसके आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ तक है? इस भाग तक। और जिस भाग से आगे प्रारंभ नहीं हो रहा वो काले रंग का क्षेत्र है। तो ये जो जिस भाग तक वो पीड़क नहीं पहुंच पाया वो कौन सा है? अंतःकाष्ठ है। और जिस भाग तक पहुंच गया वो फ्लोएम का भाग है या कोई अन्य भाग है। ये इस भाग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि इसके अंदर ये रेजिन और टेनिन जैसे पदार्थ उपस्थित है, जिसके कारण ये जीव यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाता है, नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सैपवुड है वो सक्रिय जाइलम का भाग है। जाइलम है वो कैसा है? सक्रिय का है, जबकि हार्डवुड है वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय द्वितीयक जाइलम है। वुड से संबंधित मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द ज़्यादा प्रचलित हैं, वसंत काष्ठ, शरद काष्ठ नंबर 1, और दूसरा रस काष्ठ, अंतःकाष्ठ। तो वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ तो कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप विकसित होती है, जबकि रस काष्ठ और अंतःकाष्ठ उस जाइलम में टाइलोसिस के निर्मित होने और उसमें संग्रहकारी पदार्थों के स्टोरेज होने के कारण, संग्रहण होने के कारण विकसित होती है। इसके अतिरिक्त
वुड के लिए एक और टाइप्स होता है जिसको हम मृदु काष्ठ कहते हैं, मृदु काष्ठ, और दूसरा होता है कठोर काष्ठ। ये भी एक वुड्स का टाइप्स जिसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम सॉफ्ट वुड भी कहते हैं, सॉफ्ट वुड, इसको नाम देते हैं हार्ड वुड। सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड कठोर है। मृदु काष्ठ उसको कहते हैं जो केवल और केवल वाहिनिकाओं से निर्मित होती है, वाहिनिकाओं से निर्मित हो तो उसको नाम देते हैं मृदु काष्ठ। जबकि जो वाहिकाओं से और वाहिनिकाओं दोनों से मिलकर बनी होती है उसको नाम देते हैं वाहिनिका प्लस वाहिका से निर्मित होती है, उसको कहते हैं हम कठोर काष्ठ। क्योंकि वाहिकाएँ पाई जाएगी तो वाहिका में टाइलोसिस डेवलप हो गए और टाइलोसिस के कारण ये और अधिक कठोर हो जाती है। वाहिकाओं की भित्ति मोटी होती है जिसमें डड्डों तक ऊतकों की मात्रा अधिक होती है, वाहिनिकाओं की भित्ति कम पतली होती है और इसमें डड्डों तक की ऊतकों की मात्रा कम होती है, जिसके फलस्वरूप केवल वाहिनिका युक्त है वो कौन सा है, मृदु काष्ठ। इसका मतलब अभी हमने जो नॉन पोरस वुड पड़ी थी वो मृदु काष्ठ की श्रेणी में आती है। पोरस वुड पड़ी है वो कौन सी श्रेणी में आती है, कठोर काष्ठ की। आवश्यकता के अनुसार इसमें से मृदु काष्ठ और कठोर काष्ठ का उपयोग हम फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। तो ये एक आज का एक सामान्य टॉपिक था वुड काष्ठ। तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि काष्ठ या वुड मूल रूप से जाइलम को निरूपित कर रहा है। पादप भाग का कौन सा भाग हुआ, जाइलम को। जब कैम्बियम की ज़्यादा सक्रियता से जाइलम बड़े बड़े बनते हैं तो उसको हम वसंत काष्ठ कहेंगे, जबकि कैम्बियम की कम सक्रियता से बनने वाली जाइलम, द्वितीयक जाइलम को शरद काष्ठ कहते हैं। जबकि उसमें टाइलोसिस डेवलप हो जाता है तब हम उसको हार्डवुड कहेंगे। जब तक टाइलोसिस निर्मित नहीं होते तब तक उसको हम सेप वुड के नाम से जानते हैं। जब उस जाइलम के अंदर केवल और केवल वाहिनिका हैं तो हम उसको सॉफ्ट वुड भी कह सकते हैं। जब वाहिका और वाहिनिका दोनों से मिलकर बने होते हैं तब उसको हम हार्ड वुड कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में कई बार प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सेप वुड, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटोमन वुड। तो ये एक सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक था। इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ में यदि एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए, कैसे हो जाए, एबनॉर्मल, तो उससे उस पादप भाग में क्या प्रभाव विकसित होते हैं, क्या प्रभाव पड़े और सेकंड क्यों होते हैं। वुड का ही बात कर लें कि इन पादपों में इतने प्रकार की काष्ठ क्यों पाई गई। तो पाए जाने का मुख्य कारण पादप भाग को यांत्रिक सामर्थ्यता प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की वुड डेवलप होती है। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पादपों में पाई जाने वाली एनामोलस स्ट्रक्चर के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।